हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने वाला चैप्टर जिसका नाम है इवोल्यूशन, जिसका मतलब होता है विकास। ठीक है, जेनेटिक्स का ये लास्ट चैप्टर है, तीसरा चैप्टर एवोल्यूशन। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से ऑर्गेनिज्म आए अर्थ पे, कैसे हमारा यूनिवर्स बना, किस तरीके से अर्थ की फॉर्मेशन हुई, कैसे कैसे स्पीसीज आए, कैसे लाइफ फॉर्म हुआ, किस तरीके से हम लोग का एवोल्यूशन हुआ, मीन्स ह्यूमन का किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे हम लोग धीरे 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 अपने आप को इवॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इवोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द, देखिए पहले बताया गया है कि इवोल्यूशन विकास के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं उसे हम किस बायोलॉजी में पढ़ते हैं, किस ब्रांच में पढ़ते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन दिया गया है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। अगर हम लोग किसी भी इवोल्यूशन के बारे में बात करते तो हमें कौन सी बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से अर्थ में पहली बार लाइफ आया, फिर उससे किस तरीके से और भी लाइफ इवॉल्व हुए, कैसे प्लांट्स आए, किस तरीके से यहाँ पे मैमल्स आए। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। वॉट एग्जैक्टली इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन होता क्या है? हम बार बार कहते हैं कि जब धीरे धीरे इंसान अपने आप को एडॉप्ट करता है, इन्वायरमेंट में चेंज होता है, या एडॉप्टेशन जो करता है वही सर्वाइव करता है। ठीक है, हम बहुत सारी थ्योरीज भी पढ़ने वाले हैं आगे, लेकिन एवोल्यूशन एग्जैक्टली है क्या, हम इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द फ्लोरा एंड फौना दैट अकर ओवर द मिलियन ऑफ द ईयर्स ऑन द अर्थ, वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ऑफ स्टार, इंडीड ऑफ द यूनिवर्स इटसेल्फ। ठीक है, अगर हमें इवोल्यूशन पढ़ना है तो इसका मतलब ये है कि कई लाखों करोड़ों साल तक, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट, यहाँ पे पहले आप लिखिए फ्लोरा मीन्स प्लांट्स होते हैं, फौना मतलब एनिमल्स। ठीक है, कि जो एनिमल है, प्लांट है, कई करोड़ों साल तक ये क्या हुए, बने। ठीक है, ये इवॉल्व हुए, इनमें भी चेंजेस देखने को मिले। और हम इसका बेस्ट एग्जांपल ये लिख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा यूनिवर्स बना। यूनिवर्स पे बहुत सारी गैलेक्सीज बने और उन गैलेक्सी में हमारा मिल्की वे जो गैलेक्सी था वो कैसे बना। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो अर्थ है ये कैसे बना, हमारे स्टार्स कैसे फॉर्मेशन हुए, कैसे वहाँ से लाइट हमारे पास आती है, वो हम किस चीज़ को देखते हैं, अपने पास्ट को देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास दिखती हैं वो क्या है, प्रेजेंट टाइम में है। लेकिन जो चीज़ पहले से बन चुकी है ब्रह्मांड में वो क्या था, वो हमारा पास्ट था, वो इवॉल्व हुआ है। ठीक है, What follow is the longest of the all construed and the conjured story। यही सारी जो बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं आप इनको सुने होंगे कि किस तरीके से हमारा अर्थ बना, कैसे यूनिवर्स बना, कैसे और भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आए। सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म बना? सबसे पहले प्रोकैरियोट्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में भी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, फिर कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारा अर्थ था वो कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, कोई ऑक्सीजन नहीं था। तो उस समय जो भी ऑर्गेनिज्म बने होंगे वो ऐसे होंगे उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। जब ऑक्सीजन आया तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म बने जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हो गए, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। तो धीरे 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 क्या हुआ, वहाँ से हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। दिस इज द स्टोरी ऑफ द, ये जो कहानी है किसकी है, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म और बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्लैनेट अर्थ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। बोला जाता है कि जो हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, कहानी है किस तरीके से किसी भी लाइफ का ओरिजिन हुआ, शुरुआत हुआ, और वहाँ से जब लाइफ बनी तो उससे और भी कितनी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिला, कितनी विभिन्नताएं देखने को मिला हमारे अर्थ पे। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा अर्थ तो बना, लेकिन उसके साथ साथ यूनिवर्स कैसे बना उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ, कैसे लाइफ बोल सकते हैं कि जीवन की किस तरीके से उत्पत्ति हुई। ठीक है, व्हेन वी लुक एट द स्टार ऑन द क्लियर नाइट स्काई वी आर इन अ वे लुकिंग बैक इन द टाइम। जब हम खुले आसमान में चांद तारों को देखते हैं तो मैं अपने आसपास की चीज़ों को छोड़ के मैं आसमान की तरफ जब देखती हूँ तो हमें बताता है कि मैं बहुत ही प्राचीन काल को देख रही हूँ, बहुत लंबे समय पहले जो चीज़ें बन चुकी है मैं उसको देख रही हूँ। अगर मैं अपने आसपास की चीज़ें नहीं देख रही हूँ, उस टाइम मैं स्काई को देख रही हूँ जिसमें स्टार्स हैं, जिसमें बोल सकते हैं मून है, उनकी लाइट्स को देख रही हूँ, तो इसका मतलब मैं पास्ट को अपने देख रही हूँ। स्टीलर डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर। जो स्टीलर डिस्टेंस होते हैं, ठीक है, जो स्टार से लाइट हमारे पास पहुंच रही है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीलर डिस्टेंस। इससे हम किस में मेजर करते हैं, लाइट ईयर में, कि जो लाइट है स्टार से मेरे तक पहुंच रही कितने सालों बाद, मतलब कितने साल में पहुंच रही है, उसको हम उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जम्मू कश्मीर रहते हैं, अगर आपको कन्याकुमारी जाना है बाई ट्रेन या बाई बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रोडवे से, ठीक है, तो आप कैसे जाएंगे?
आपके पास खुद का अपना व्हीकल होगा या फिर आप ट्रेन की मदद से जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप एरोप्लेन की मदद से नहीं जा रहे हैं, आप रोड से जा रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा, लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आप 4 दिन में 5 दिन में पहुँचते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यही बात बोल रहे कि स्टार से जो लाइट हमारे पास आ रही है वो कई, बोल सकते हैं कई ईयर बाद आ रही है, कई साल लग जा रहे हैं हमारे पास आने में, तो वो क्या है हमारे लिए वो पास्ट ही है। What we see today is an object whose emitted light is started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now। बोला जा रहा है कि जो हम स्टार्स को देखते हैं रात में, ठीक है, खुले आसमान में, वो हमसे लगभग ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर दूर हैं, बहुत दूर हैं, और उनसे जो लाइट आ रही है हमारे तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर लग रहा है। तो इसका मतलब कि जो स्टार्स हैं बहुत पहले बन चुके होंगे और काफ़ी बहुत दूर है हमसे, तभी तो ये हमें छोटे छोटे दिखते हैं, ठीक है। और कितने दूर है हमसे, ट्रिलियन किलोमीटर्स दूर हैंगे, और जो लाइट वहाँ से हमारी आंखों तक पहुँच रही, जैसे हम देख पा रहे हैं चमकता हुआ तारा, वो कितना साल में पहुँच रहा, मिलियंस ऑफ ईयर लग जा रहे हैं, लाखों साल लग जा रहे हैं हमारे तक पहुँचने में। However, when we see object in our immediate surrounding, we see them in instantly and hence in the present time। जो हम अपने चारों तरफ देख रही हूँ, मेरे पास क्या है, सामान है, इधर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई पेट है, कोई इंसान बैठा है, ये सब क्या है, मेरे प्रेजेंट टाइम पे लोग हैं। लेकिन अगर मैं स्टार को देख रही हूँ, आसमान में देख रही हूँ, खुले आसमान में देख रही हूँ, तो मैं अपने पास्ट को देख रही हूँ, मुझसे पहले, मुझसे कई करोड़ साल पहले बना हुआ है वो, ठीक है। Therefore, when we see star, we are apparently are peeping into the past। इसीलिए कहा गया है कि जब हम स्टार्स को देखते हैं तो हम अपने पास्ट को देख रहे हैं, अपने प्राचीन काल के समय को देख रहे हैं। The origin of the life is considered a unique event in the history of universe। ठीक है, जो लाइफ आया, जीवन आया अर्थ पर, इतने सारे प्लैनेट्स हैं लेकिन लाइफ कहाँ है, एग्जिस्ट कहाँ कर रही, अर्थ पे कर रही, तो ये सबसे यूनिक सा इवेंट था हमारे यूनिवर्स के लिए, हमारे यूनिवर्स के इतिहास के लिए सबसे बड़ी बात थी कि जो जीवन है, जीवन की उत्पत्ति हुई सिर्फ अर्थ के प्लैनेट पे हुई, और जगह खोजा जा रहा है, साइंटिस्ट अभी डिस्कवर कर रहे हैं उन सब चीज़ों को कि किस तरीके से लाइफ को और भी ऑरिजिनेट करा सकता है, या लाइफ को हम वहाँ पे एग्जिस्ट करा सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स इज वास्ट, हमारा जो यूनिवर्स है बहुत ही ज़्यादा विशाल है। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली स्पेक। बोला गया है कि अगर हमारा यूनिवर्स क्या है, बहुत बड़ा है, मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारा समुंदर है बहुत बड़ा गहरा है, बहुत पूरा चारों तरफ पानी है, समुद्र की बात करते हैं, लेकिन अगर उसमें एक छोटी सी मछली हो, स्मॉल छोटी सी मछली हो, चलिए छोटी सी मछली नहीं तो मैं एक छोटा सा बोल सकती हूँ कि एक डॉल्फिन हो, एक ही डॉल्फिन उसका बच्चा, तो वो क्या है, इतना ही हमारा बड़ा अर्थ है, मतलब कि हमारा समुद्र कितना बड़ा है और एक छोटे से डॉल्फिन के बच्चे के लिए कितना छोटा है। तो उसी प्रकार ऐसे ही हमारे यूनिवर्स भी बहुत विशाल है जिसमें हमारा अर्थ एक कण के बराबर है। द यूनिवर्स इज़ वेरी ओल्ड, हमारा यूनिवर्स बहुत ही पुराना है। कब, ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड, हमारा जो यूनिवर्स है 13.8 बिलियन ओल्ड है। इसको एनसीईआरटी में करेक्ट किया गया है, पहले की एनसीईआरटी में लिखा गया था 20 बिलियन ईयर ओल्ड, लेकिन अब एनसीईआरटी को चेंज कर दिया गया, डाटा 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूज क्लस्टर ऑफ द गैलेक्सी कंप्राइजेज द यूनिवर्स, ठीक है, हमारा जो गैलेक्सीज हैं उनमें क्या है, बहुत सारे क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब बोल सकते हैं कि ये क्लस्टर के फॉर्म में है, जैसे कि इकट्ठे हैं, ठीक है। गैलेक्सी कंटेन स्टार एंड क्लाउड ऑफ द गैसेस एंड डस्ट, जो गैलेक्सीज होती हैं उसमें स्टार्स होते हैं, उसमें डस्ट भरे होते हैं, गैसेस होते हैं, उन सब का क्या है, क्लाउड है, ठीक है। लेकिन हमारा यूनिवर्स क्या है, बहुत विशाल है। विशाल है मतलब सबसे बड़ा कौन होगा, यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज आएंगी। गैलेक्सीज कैसे बनी हुई हैं, क्लस्टर मतलब गुच्छा है, यूज ऑफ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। हमारा यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हैं, हमारा ब्रह्मांड बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, और इसमें क्लस्टर का मतलब है कि ढेर सारे गुच्छा, या बोल सकते हैं ग्रुप में, ढेर सारे ग्रुप में यहाँ पे गैलेक्सीज पाई जाती हैं। और जो गैलेक्सीज होती है किससे बनी होती हैं, स्टार से बनी होती हैं, क्लाउड है, गैस का क्लाउड है, डस्ट का क्लाउड है, ठीक है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ द यूनिवर्स द अर्थ इज इंडीड ऑफ स्पेक, बोला जा रहा है कि अगर आप यूनिवर्स को इस तरीके से देखें, ब्रह्मांड को, तो हमारा अर्थ क्या, एक छोटा सा कण है उसका, ठीक है। द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, जो बिग बैंग थ्योरी आई, ऐसा तो बोला नहीं जाता कि सक्सेसफुल है, बट मोस्ट एक्सेप्टेबल बोल सकते हैं। जो बिग बैंग थ्योरी है हमें बताती है कि किस तरीके से हमारे यूनिवर्स की ओरिजिन हुई, कैसे हमारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, ठीक है। इट टॉक्स अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म, बोला गया कि एक बहुत बड़ा सा धमाका हुआ,
जिसको आप सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा सा यहाँ पे कोलिजन हुआ है, बोल सकते हैं एक्सप्लोजन हुआ, इतना बड़ा धमाका हुआ जो आप सोच ही नहीं सकते फिजिकल टर्म में कितना बड़ा सा हुआ। फिर हमारा क्या बना, यूनिवर्स बना। ऐसा बिग बैंग थ्योरी कहती है। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। बोला गया कि जब एक बड़ा सा एक सिंगल ह्यूज धमाका हुआ, ठीक है, जब दो चीज़ टकराई तो क्या हुआ, फटती है। तो यहाँ पे क्या, एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से आप उसको फिजिकल टर्म में सोच ही नहीं सकते कि कितना बड़ा धमाका हुआ, कितना ज़्यादा सारी चीज़ें टूटी होंगी, बिखरी होंगी, तब जाके हमारा यूनिवर्स बना। और यूनिवर्स जब बना तो यहाँ पे टेम्परेचर जो पहले ज़्यादा था, हाई था, थोड़ा सा कम हुआ। हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म सम टाइम लेटर, ठीक है, जब ये एक्सप्लोजन हुआ, हमारा यूनिवर्स बना, थोड़ा टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, तो सबसे पहले यूनिवर्स में हमारे हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसेस बनी कुछ समय बाद। The gases condense under the gravitation and form the galaxy of the present day universe। बोला गया कि ये जो गैसेस थी हाइड्रोजन हीलियम, ये थोड़ा कंडेंस्ड हुई। किसके इफेक्ट से कंडेंस्ड हुई, ग्रेविटी की, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुई, ये कंडेंस्ड हुई, जिसकी वजह से हमारी गैलेक्सी जो प्रेजेंट टाइम में दिखती है यूनिवर्स में वो बनी हुई है। तो यहाँ पे सीधे लिखा गया कि जो गैलेक्सी है उनके पास स्टार्स हैं जो कि हम देखते हैं। क्लाउड है गैसेस का, वो कौन सी गैसेस थी जिनका क्लाउड है हमारी गैलेक्सीज पे, ठीक है, वो कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम। जब एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, हम उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते किस तरीके का यहाँ पे धमाका हुआ जिससे हमारा यूनिवर्स बना। और उस टाइम क्या हुआ, हाइड्रोजन हीलियम नाम की दो गैसेस बनी, ठीक है। कैसे बनी, कंडेंसेशन हुआ ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से हमारी जो गैलेक्सी आज हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं वहाँ पे ये गैसेस पाए जाते हैं। इन द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वेव गैलेक्सी, बोला गया है कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी, आकाशगंगा जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, वो किसके अंदर आता है, हमारे मिल्की वेव गैलेक्सी के अंदर आती है। अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक। दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, कि हमारा जो अर्थ है सबसे पहले एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, बड़ा धमाका हुआ, तो यूनिवर्स फैल गया, चारों तरफ फैल चुका है। फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन हीलियम नाम की गैसेस कुछ समय बाद बनी, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ। उस समय क्या हुआ, ढेर सारी क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बन गई, ढेर सारी गैलेक्सीज बन गई, ठीक है, आप उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी सारी गैलेक्सीज हैं। फिर क्या हुआ, जब गैलेक्सीज बनी तो गैलेक्सीज में क्या है, स्टार्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम नाम के गैसेस पाए जाते हैं, डस्ट पाए जाते हैं। तो जो भी हम बोल सकते हैं कि जो गैसेज हैं क्या होगा, धीरे धीरे कंडेंस्ड होते गए, गैलेक्सीज बना दिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा सोलर सिस्टम है किस गैलेक्सी में आता है, ये हमारा सोलर सिस्टम आता है मिल्की वेव गैलेक्सी के अंदर। जो मिल्की वेव गैलेक्सी है इसमें हमारा जो अर्थ है वो कब बना था, 4.5 बिलियन ईयर, ठीक है, याद रखिएगा, जो हमारा अर्थ है वो कब बना था, मिल्की वेव गैलेक्सी में 4.5 बिलियन ईयर बैक। अब हमारे अर्थ की बात हो रही है, ठीक है। देयर वॉज नो एटमॉस्फियर ऑन द अर्लियर, जब हमारा अर्थ बना शुरू में, उस समय कोई बोल सकते हैं यहाँ पे एटमॉस्फियर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मोल्टन मास कन्वर्टेड इनटू द सरफेस। जब हमारा अर्थ बना ना तो बहुत जगह क्या हुआ, अर्थ में इतनी ज़्यादा टेम्परेचर था, इतना टेम्परेचर था हाई, इतना टेम्परेचर था कि हर जगह ज्वालामुखी फट फट के क्या निकाल रहे थे, मोल्टन मास निकाल रहे थे, मीन्स लावा निकाल रहे थे उस टाइम। और उन लावा में से क्या निकल रहा था, वाटर वेपर निकल रहे थे, मीथेन निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, अमोनिया निकल रहा था। ऑक्सीजन अभी नहीं निकल रहा है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन अभी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है, रिड्यूसिंग है, ठीक है। एटमॉस्फेयर अब धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगा और कैसा होगा, रिड्यूसिंग होगा। तो याद रखिएगा कि जब हमारा अर्थ बना था तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था तो जिसकी वजह से क्या था, वोल्केनो, धरती के अंदर से एक बोल सकते वोल्केनो निकलता और फटता, और उस जब फटता तो उसमें बहुत सारे लावा निकलते, बहुत जितनी गर्मी थी कहीं ना कहीं से तो निकालना था अर्थ का। तो हम बोल सकते थे जब निकल रहा था मोल्टन मास से तो वहाँ पे वाटर वेपर था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया कहाँ से निकल रहे थे, हमारे मोल्टन मास से, जो पूरे हमारे अर्थ के सरफेस को कवर कर रखे थे, मीन्स टेम्परेचर इतना ज़्यादा था। The UV ray from the sun broken up water into hydrogen and oxygen and the lighter hydrogen escaped। बोला गया है कि जो हमारा सन है, सन तो पहले बना होगा, इसके बाद हमारा अर्थ बनेगा, ठीक है। तो जो हमारा सन है उससे जो रेडिएशन आ रही है, अभी ओजोन लेयर की फॉर्मेशन नहीं हुई है, तो उससे जो रेडिएशन आ रही है तो यूवी रेडिएशन डायरेक्टली हमारे अर्थ पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो यूवी रे आ रही हैं सन से वो क्या कर रही हैं, हाइड्रोजन, वाटर को तोड़ रही है, किसमें, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन और जो लाइटर हाइड्रोजन है वो स्केप करके कहाँ चले जा रहे हैं, ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका तो मास कम ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो स्टार्टिंग में हमारा अर्थ था उसके ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, जो भी यहाँ पे मॉल्टन मास थे उनमें से ही गैसेस निकल रहे थे, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर वेपर हो गया। जब सन की लाइट पड़ी तो यूवी रेडिएशन डायरेक्टली कहाँ पे गिर रहा है, अर्थ के सरफेस पे गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ओजोन लेयर नहीं है। ठीक है, जब अर्थ के सरफेस पे गिरा तो जो वाटर है वो किस में टूट गए, हाइड्रोजन में टूट गए, ऑक्सीजन में टूट गए। ठीक, अब इसके बाद हमने देखा कि जो लाइटर हाइड्रोजन है वो स्केप करके ऊपर चला जा रहा है, अब ऑक्सीजन बन गया है। ठीक है, ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड अनदर। जब ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइंड किया किसके साथ, अमोनिया के साथ कंबाइंड किया या फिर मीथेन के साथ कंबाइंड करके क्या बना रहा है, पानी बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और भी गैसेस बना रहा है। ठीक है, द ओजोन लेयर वॉज फॉर्म। देखिए ओजोन लेयर तभी बना जब यहाँ पे ऑक्सीजन बन चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जब यूवी रेडिएशन गिर रहा था डायरेक्टली बार बार अर्थ के सरफेस पे, तो जो वाटर वेपर रहेंगे, जो पानी रहा होगा, वो क्या होगा, टूटा यूवी रेडिएशन से, जिसकी वजह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हुए, और जो हमारा हाइड्रोजन है उसका हम लोग मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं बहुत ही कम है, जिसकी वजह से स्किप कर गया। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका तो वेट ज़्यादा है, वो तो धरती पे ही रह गया, अर्थ पे ही रह गया। तो ये ऑक्सीजन किससे कंबाइन कर रहे हैं, मीथेन से कंबाइन कर रहे हैं, अमोनिया से कंबाइन कर रहे हैं, जिससे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस बना रहे हैं। लेकिन यही ऑक्सीजन अगर अपने एक ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करें तो क्या बनाएंगे, ओजोन बनाएंगे। तो ओजोन लेयर की भी क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। जैसे ऑक्सीजन आया वो उसने क्या किया, वाटर भी बना लिया, यहाँ पे ओजोन गैस या ओजोन लेयर ही बना लिया। ठीक है, एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज रेन टू फिल ऑल द डिप्रेशन एंड फॉर्म ओशन। बोला गया कि जब अर्थ था, हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोल सकते हैं लावा वगैरह निकली, गैसेस निकली, यहाँ पे यूवी रेडिएशन की वजह से वाटर वेपर या वाटर ब्रेकडाउन हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन तोड़ के चला गया। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो किससे कंबाइन किया, अमोनिया से कंबाइन किया, मीथेन से कंबाइन करके वाटर बना दिया, CO2 बना दिया, अदर गैसेस बना दिया। और हमारा ऑक्सीजन है अपने ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करके ओजोन की लेयर बना दिया। ठीक है, अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब धीरे धीरे वाटर वेपर जो ऊपर की तरफ गए हैं, अब वो क्या हो रहा है, कंडेंस्ड हो रहे हैं। किसकी वजह से कंडेंस्ड हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कंडेंस हो रहे हैं। अब जो पानी वाटर वेपर ऊपर है वो कंडेंस होता रहेगा, एक टाइम बाद क्या होगा, बारिश होगी। तो कई लाखों साल तक, कई हजारों साल तक इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि अर्थ पे जितने भी बोल सकते हैं डिप्रेशन, गड्ढे रहे होंगे, गड्ढे तो नहीं बोल सकते, ओशन को हम गड्ढा बोल सकते क्या, नहीं, जितना भी वहाँ पे बोल सकते हैं जहाँ पे धरती थोड़ा नीचे है, ठीक है, डेप्थ में है, पूरा पानी भर गया। फिर हमारा ओशन की फॉर्मेशन हुई, और ओशन की फॉर्मेशन से अब देखिए यहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस होगा। Life appear 500 million years after the formation of Earth, that is almost 4 billion year back। बोला गया कि जो लाइफ की फॉर्मेशन हुई अर्थ के 500 मिलियन ईयर बाद हुई। हमारा अर्थ कब बना था, 4.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, आज से। तो उस जब हमारा अर्थ बना उससे, हमारे अर्थ से अगर कंपेयर किया जाए तो 500 मिलियन ईयर बाद हमारे लाइफ की फॉर्मेशन हुई, ओरिजिन हुआ। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि लगभग 4 बिलियन ईयर एगो, आज से लेकर 4 बिलियन ईयर एगो पहले लाइफ का यहाँ पे ओरिजिन हुआ, लाइफ कहीं अपीयर हुआ होगा। डेड लाइफ, अब देखिए बहुत सारी यहाँ पे थ्योरीज दी जाएंगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अजम्पशन किया जाएगा कि लाइफ कैसे आई, पहली बार कैसे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट की। देखिए, डेड लाइफ कम फ्रॉम आउट स्पेस, क्या ये जो लाइफ है किसी और जगह से आके उड़ के आ गई। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट, कुछ साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, बिलीव करते हैं इस बात पे, इट कम फ्रॉम आउटसाइड। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लाइफ अर्थ पे कहीं बाहर से आई है, यूनिवर्स के किसी और प्लैनेट से आई होगी या किसी और कोने से आई होगी। अर्ली ग्रीक थिंकर थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड द स्पोर वेयर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट इंक्लूडिंग द अर्थ। ठीक है, जो स्टार्टिंग के अर्ली ग्रीक थिंकर थे वो सोचते थे कि लाइफ जो है किसी दूसरे प्लैनेट से आया है अर्थ पर, ठीक है, और किस फॉर्म में आया है, स्पोर के फॉर्म में आया है। इसे उन्होंने क्या बोला, पैंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। ऐसे कुछ एस्ट्रोनॉट बोलते हैं कि जो पैंसपर्मिया है, जो लाइफ की ओरिजिन हुई है, किसी दूसरे प्लैनेट से कोई स्पोर आया, कोई सीड आया और यहाँ पे जर्मिनेट हुआ, जिसकी वजह से लाइफ इवॉल्व हो गई, मतलब स्टार्ट हो गई, ओरिजिन हो गया उसका। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट लाइफ केम फ्रॉम, ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक ये भी बात माना गया कि लाइफ केम फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, मड्स एक्सेट्रा। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है ये कहता है कि जो लाइफ है ना, किसी डेड डिकेइंग
सड़े गले पदार्थ से आया हुआ है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने अपनी भीगी हुई शर्ट या पसीने से लथपथ उन्होंने अपनी शर्ट को किसी ऐसी जगह स्टोर हाउस में फेंक दिया, ठीक है, जहाँ पे भूसे भरे हुए थे, उसमें कुछ उन्होंने मड डिकेइंग मैटर भी डाल दिया और उसको फेंक दिया। कुछ दिन बाद, ठीक है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर क्या हुआ, लाइफ एग्जिस्ट हुआ, वहाँ पे चूहे आ गए और ढेर सारे चूहे के बच्चे भी आ गए। तो उनको लगा कि जो लाइफ है कहाँ से आ रही है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से आ रही है, जो खराब हुआ है, जो सड़े गले पदार्थ हैं, जो स्ट्रॉ है, जो मड है, उससे आ रही है लाइफ। और इसी को उन्होंने कहा स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या इसको हम बोल सकते हैं ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या है, ए बायो का मतलब क्या हो गया कि लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, नॉन लिविंग थिंग्स से, जो जिंदा नहीं है, ठीक है, उनसे लाइफ आ रही है। अब देखिए तीसरा, लुईस पास्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ केम ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ठीक है, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था लुईस पास्चर, ठीक है, ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे। ये कहते नहीं, लाइफ कहाँ से होती है, लाइफ आती है कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, जहाँ कभी पहले लाइफ रही होगी वहीं से ही लाइफ आएगी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इनका एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें इन्होंने जो यहाँ पे बोल सकते हैं, उन्होंने जो यहाँ पे वेसल लिया था, मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ये देखिए, इसका जो नेक था सुराही जैसा था, ठीक है। इन्होंने जो फ्लास्क लिया था इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से इन्होंने फ्लास्क इस तरीके से लिया, ठीक, और इसी के अंदर उन्होंने कुछ किल्ड ईस्ट रख दिए, क्या, मरे हुए किल्ड ईस्ट, मरे हुए ईस्ट को रख दिया और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, काफ़ी समय तक। इसका जो नेक है ना, ये कैसा है, स्वान जैसा है, सुराही की तरह भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हंस का नेक जैसा होता है, उस तरीके से इनके फ्लास्क का नेक था। इन्होंने क्या किया, इसके अंदर इसको साफ करके बहुत अच्छे से क्लीन किया कि कोई बैक्टीरिया ना रहे, बहुत ही स्टेराइल फॉर्म में इसको क्लीन किया और इसके अंदर क्या रख दिए, कुछ किल्ड यहाँ पे ईस्ट रख दिए। काफ़ी समय तक इसको बाहर से भी क्लोज कर दिया, पूरी तरीके से क्लोज्ड है और इसमें बाहर से कोई भी चीज़ ना जा सके अंदर और अंदर कोई भी चीज़ ना हो। उसको क्लीन करके अच्छे से उन्होंने क्या किया, किल्ड ईस्ट को रख दिया। काफ़ी समय तक देखा कि कोई कुछ भी लाइफ नहीं एग्जिस्ट हो रही, कुछ नहीं हुआ। एक बार उनको गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया, यहीं से तोड़ दिया नेक को, ठीक है, इन्होंने इस नेक को यहीं से तोड़ दिया। जब तोड़ दिया तो ये ओपन हो गया। जब ये ओपन हो गया तो इसमें अब एयर वगैरह जाने लगेंगे अंदर धीरे धीरे। तो देखा कि लाइफ यहाँ पे क्या हो गई, अपीयर होना स्टार्ट हो गई। लाइफ यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो गई कब, जब इन्होंने क्या किया, इस नेक को तोड़ दिया, ओपन कर दिया, तो देखा कि लाइफ अब आने लगी। तो इन्होंने कहा कि जो लाइफ है डेड डिकेइंग मैटर से नहीं आ रहा है, लाइफ प्री एग्जिस्टिंग, जहाँ पहले कभी लाइफ रही होगी वहीं से लाइफ निकलेगी। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया, इनका एक ड्रॉबैक था, इन्होंने ये आंसर नहीं दिया कि पहली बार लाइफ कैसे आई अर्थ पे। इन्होंने ये तो ज़रूर बताया कि लाइफ वहीं एग्जिस्ट करेगी या वहीं निकलेगी जहाँ पे पहले कोई चीज़ जिंदा रहा होगा, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ही शो दैट द प्री स्टरलाइज फ्लास्क, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से फ्लास्क को क्लीन किया। लाइफ डिड नॉट केम फ्रॉम द किल्ड ईस्ट वाइल इन अदर फ्लास्क ओपन टू द एयर न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अरोज फ्रॉम द किल्ड ईस्ट। देखिए पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ऐसा फ्लास्क लिया जिसको स्वान नेक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस फ्लास्क का जो नेक है ना वो स्वान जैसा है, थोड़ा सा तिरछा है मिस। तो इन्होंने इसको पूरी तरीके से क्या किया, क्लोज्ड कर दिया और उसमें क्या डाला था, किल्ड, मरा हुआ ईस्ट डाला था। फिर काफ़ी समय तक देखा कि लाइफ तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। फिर उन्होंने एक दूसरा फ्लास्क रखा जिसका फ्लास्क का जो बोल सकते हैं टॉप वाला पॉइंट है उसको ओपन कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं, जब ओपन कर दिया अंदर यहाँ पे किल्ड ईस्ट है, तो देखा कि नई ऑर्गेनिज्म, नई लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ से एग्जिस्ट होना, यहाँ से अपीयर होना स्टार्ट हो गए। तो इन्होंने कहा कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है ना ये बेकार है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वॉज डिसमिस्ड वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है। इनके इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये माना गया कि जो लाइफ है वो डेड डिकेइंग मैटर से नहीं आ रही है, वो ए बायोजेनेसिस से नहीं आ रही है, ये लाइफ प्री एग्जिस्टेंट लाइफ, जहाँ पहले कभी लाइफ रहा होगा वहाँ से लाइफ एरोज करती है, वहाँ से लाइफ निकलती है। किसी डेड डिकेइंग मैटर नॉन लिविंग थिंग से कभी लाइफ एरोज नहीं हो सकती, ठीक है। However, they did not answer how the first life came on the earth. इनका एक ड्रॉबैक ये है कि ये कभी नहीं बता पाए कि पहली बार जीवन किस तरीके से उत्पन्न हुआ हमारे धरती पर, पहली बार लाइफ कैसे हमारे अर्थ पे आई, इन्होंने ये नहीं बताया। इन्होंने ये बताया कि लाइफ वहीं एग्जिस्ट करेगी, लाइफ वहीं से होगा जहाँ पे पहले प्री एग्जिस्टिंग लाइफ था, मीन्स पहले कभी वहाँ पे कोई लाइफ रही होगी, वहीं से लाइफ होगा। इन्होंने बस इतना बताया।
नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल थ्योरी। ठीक है, जो केमिकल एवोल्यूशन है ये बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं एक्सेप्टेड भी है, नॉट भी एक्सेप्टेड, लेकिन हाँ अब तक तो इसी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। OR से याद रखिएगा, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक OR एंड HE, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट के साथ साथ उनके जगह का भी नाम दिया गया कि कहाँ के रहने वाले हैं। ऑपरेन ऑफ रशिया, हेल्डन ऑफ इंग्लैंड। ऑपरेन कहाँ के थे? रशिया के थे, क्वेश्चन आ सकता है। हेल्डन इंग्लैंड के थे। प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक molecule, example RNA, protein, etc., and that formal life was preceding by a chemical evolution, that is the formation of diverse organic molecule from the inorganic constituent. Very important line. ये हमारे केमिकल इवोल्यूशन को दर्शाता है कि जो ऑपरेन कहाँ के हैं? रशिया के हैं। हेल्डन कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। पहली बार जो लाइफ है, सही कह रहे थे लुईस पाश्चर कि प्री एग्जिस्टिंग से आया, लेकिन ये कहते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग के अलावा नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ लाइफ है, कि पहले लाइफ कहाँ से बना हुआ? जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उससे हमारी पहली बार लाइफ बनी, और आगे चल के और भी उनमें केमिकल इवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से हम और भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बना पा रहे हैं, किससे? इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से। ठीक है, जैसे कि बोला गया है प्री एग्जिस्टिंग नॉन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन थे? पहले जो लाइफ बनाए होंगे आरएनए है, प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड्स हैं, ये आगे चल के लाइफ बनाए होंगे। ठीक है, इसके बाद जब ये केमिकल इवोल्यूशन हुआ, जब ये सारी चीज़ें कंबाइंड हुई होंगी, तब जाके एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा, किससे? इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से। द कंडीशन ऑन अर्थ वेयर हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया एक्सेट्रा। ठीक है, जब हमारा अर्थ बना होगा उस समय उन्होंने कंडीशन को बताया है कि कंडीशन कैसा था जब हमारा अर्थ बना? टेम्परेचर बहुत हाई था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, वॉल्केनिक स्टॉर्म हो रहा था, मतलब कि ज्वालामुखी फटे जा रहे थे। टेम्परेचर इतना हाई है हमारे अर्थ का, ज्वालामुखी क्यों फटता है? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है अर्थ का, तो ज्वालामुखी के थ्रू क्या होता है? सारे गैसेस निकलते हैं, जो भी धरती की जो गर्मी है वो बाहर निकलती है, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता है। तो जब हमारा अर्थ बना था उस टाइम क्या था? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, वोल्केनिक स्टॉर्म आते थे, मीन्स कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा फटते थे। उस समय जो एटमॉस्फेयर था रिड्यूसिंग था, कोई भी ऑक्सीजन नहीं बना था, जो मोल्टन मास था, जो अभी लावा बोल सकते हैं, उसमें से मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर वेपर, ये सारी गैसेस वहाँ से निकल रही थी, कोई ऑक्सीजन का नाम ही नहीं था उस टाइम। इन 1953 एसएल मिलर, पहले यूरे भी लिखते थे एनसीईआरटी, बट अब मिलर लिखती हैं। इन 1953 एसएल मिलर, अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। मिलर क्रिएटेड अ सिमिलर कंडीशन इन द लेबोरेटरी स्केल। इन्होंने सेम यही कंडीशन, जैसा अर्थ का कंडीशन पहले था, अर्ली अर्थ का जो कंडीशन था, उन्होंने ये सारी कंडीशन को अपने लैब में बनाया। ही क्रिएटेड द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग द मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने क्या किया कि जो अर्ली अर्थ का टेम्परेचर था, उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगाया, लगभग 75,000 वोल्ट का था वो। ठीक है, इसके अलावा फ्लास्क के अंदर इन्होंने क्या रखा? मीथेन रखा, हाइड्रोजन रखा, अमोनिया रखा और वाटर वेपर रखे। टेम्परेचर कितना है? 800 डिग्री सेल्सियस। सोचिए 800 डिग्री सेल्सियस, हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री, उससे भी 8 गुना ज़्यादा, मतलब कितना हाई टेम्परेचर रहा होगा अर्थ का उस समय। देखिए ये इंपॉर्टेंट डाटा है। ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड। उन्होंने देखा कि क्या बन रहा है इस टेम्परेचर पे, इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे लाइफ कैसे शुरू, अब जिंदगी बनना कैसे शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे अमीनो एसिड बने। अब कौन से अमीनो एसिड बने होंगे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आग से याद करिएगा, अस्पार्टिक एसिड, एनालिन एंड ग्लाइसिन। ठीक है, इस टाइप के अमीनो एसिड हमारे अर्थ पे बने होंगे पहले। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट एंड फैट। और भी इस एक्सपेरिमेंट में और ने भी ऑब्जर्व किया कि क्या बन रहा है? शुगर बन रहा है, पॉलीसेकेराइड्स बन रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस बन रहा है, प्यूरिन, पिरामिडिन मीन्स एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें बन रही है। पिगमेंट्स भी बन रहे हैं, साथ में फैट्स भी बन रहे हैं। ठीक है, Analysis of the meteorite content also revealed similar compound indicating that the similar process are occurring elsewhere in space। ठीक है, जो मेट्रोराइट्स थे वो उनमें भी एनालिसिस किया गया कि यही सारे कंपाउंड्स उसमें भी बने, और ये बताते हैं कि ऐसे ही लाइफ बनना स्टार्ट हुई। ठीक है,
With this limited evidence, the first part of the conjecture story, that is the chemical evolution, was more or less accepted. बोला गया है कि यही थोड़ा बहुत जो एविडेंस था, इसी के हम लोग नतीजे पे आके बोलते हैं कि जो कहानी है इवोल्यूशन की, कि किस तरीके से लाइफ बनी, कैसे हमारे अर्थ पे धीरे धीरे स्पीसीज इवॉल्व हुए, किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी देखने को मिला, तो हम थोड़ा बहुत या मोर या लेस इस बात से एक्सेप्टेड हैं कि जो केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी है कहीं ना कहीं सही बात कर रही है। ठीक है। We have no idea about how the first self-replicating metabolic capsule of life arose. हमारे पास अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि पहली बार खुद से कोई सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो मेटाबॉलिक कैप्सूल है वो कैसे बना। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव बीन ऑरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक। हमारा अर्थ कब का बना है? 4.5 बिलियन, ठीक है, ईयर एगो। तो लाइफ 3 बिलियन ईयर एगो बाद बनना स्टार्ट हुआ। बोला गया कि जो नॉन सेलुलर फॉर्म है लाइफ का वो कब बनना स्टार्ट हुआ? 3 बिलियन ईयर बैक। दे वुड हैव बीन अ जाइंट मॉलिक्यूल, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एक्सेट्रा। बोला गया है कि जो ये मॉलिक्यूल हैं, बहुत बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल हैं आरएनए का, प्रोटीन का, पॉलीसेकेराइड्स का, ये बने होंगे। दिस कैप्सूल रिप्रोड्यूस दियर मॉलिक्यूल परहैप्स, शायद ये जो कैप्सूल है ये अपने आप को रिप्रोड्यूस किए होंगे। द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ऑरिजिनेटेड टिल 2000 मिलियन ईयर एगो। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पहला नॉन सेलुलर लाइफ था वो 3 बिलियन ईयर एगो पहले था। तो जो हमारा पहली बार सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो होगा वो 2000 मिलियन ईयर बाद ही बना होगा, या फिर हम बोल सकते हैं 2 बिलियन ईयर एगो बना होगा। ठीक। These were probably सिंगल सेल, और ये कैसा होगा? जो हमारा सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ होगा जो 2000 मिलियन ईयर एगो पहले बना हुआ है आज से, या हम बोल सकते हैं 2 बिलियन ईयर एगो बना हुआ। जब बिलियन के फॉर्म में बोलेंगे तो 2 बिलियन, जब मिलियन के फॉर्म में बोलेंगे 2000 मिलियन ईयर एगो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिंगल सेल में लाइफ बना होगा। ऑल द लाइफ फॉर्म वेयर इन दी वाटर इन्वायरमेंट वनली। जितनी भी जिंदगी स्टार्ट हुई होगी, लाइफ फॉर्म बना होगा तो कहाँ से बना होगा? पानी से बना होगा। This version of the biogenesis, that is the first form of the life, arises slowly through the evolutionary forces from the non-living molecule, is accepted by majority. बोला गया है कि जो बायोजेनेसिस होता है इनमें जो पहली बार लाइफ को कहाँ से देखा गया? ओरिजिनेट होते हुए पानी से देखा गया, और धीरे धीरे इसमें क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, इवोल्यूशन हुआ और तब जाके ये लाइफ बनी। मीन्स बोला गया कि जो लाइफ है वो किससे बना हुआ है? नॉन लिविंग मॉलिक्यूल का बना हुआ है, जैसे कि आरएनए, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, जो जाइंट मॉलिक्यूल है। और लाइफ ओरिजिनेटेड कहाँ से हुई है? पानी के अंदर से। धीरे धीरे इसमें क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। ये बात सबने लगभग मान ली। However, once formed, how the first cellular form of life could be evolved into the complex biodiversity of today is the fascinating story that will be discussed below. बोला गया है कि किस तरीके से एक सिंगल सेल्ड जो लाइफ का फॉर्म है, एक सिंगल सेल से आगे मल्टी सेलुलर बॉडी बना रही है, मीन्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी बन रहा है, किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ होगा, कैसे इसमें इवोल्यूशन हुआ होगा कि एक सिंगल सेल से आगे चल के अब मैमल तक बन रहा है। तो इसकी जो फैसिनेटिंग स्टोरी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक बार हम लोग देख लेते हैं डायग्राम मिलर का। इन्होंने, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। कब काम किया था? 1953 में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इन्होंने क्या लिया था? इन्होंने पूरा, ये बोल सकते हैं कि पूरा किसका बना हुआ है? ये हमारा पूरा का पूरा किसका बना हुआ है? ये फ्लास्क है। ठीक है। इसमें उन्होंने जो टेम्परेचर दिया था लगभग 75,000 वोल्ट का टेम्परेचर था। ठीक है। ये दिखा रहे थे कि जो हमारा अर्थ था उस समय वहाँ का टेम्परेचर जितना हाई था उतना वो देने की कोशिश की, किसकी मदद से? इलेक्ट्रोड की मदद से। और गैसेस क्या क्या डाले हैं? मीथेन हो गया, अमोनिया होगा, वाटर हो गया एंड हाइड्रोजन हो गया। ठीक है। इन गैसेस को डाले, फिर इनको क्या किया? इन्होंने कंडेंस्ड कराया। जब कंडेंस्ड कराया इस टेम्परेचर में, तो अब क्या होगा? ये कहीं ना कहीं बारिश के फॉर्म में डिप्रेशन में भर रहे थे ना, ओशन बन रहा था कंडेंस्ड होने के बाद। तो धीरे 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 ये क्या होंगे? इस तरीके से वाटर के फॉर्म में निकलेंगे। तो क्या हुआ यहाँ पे? लिक्विड वाटर इज ट्रैप्ड। इसको उन्होंने कहा था कि क्या है? ये डाइल्यूट हॉट सूप है। सूप सबने पिया होगा कभी ना कभी। तो उसकी तरह जो हमारा ये अर्थ था स्टार्टिंग में, टेम्परेचर जब इतना हाई था, जब इन्होंने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें जब डाली, जब टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, कम हुआ, तो ये जब कंडेंस्ड हो गया गैस, तो अब ये वाटर फॉल या बोल सकते हैं रेनफॉल के थ्रू ये सारी गैसेज अब धीरे धीरे पानी बन के नीचे गिरी। ठीक है। जब कंडेंसेशन हुआ,
जब पानी गिरा तो वो जो लिक्विड वाटर है ना, अभी भी वो कैसा है, वो डाइल्यूट हॉट सूप की तरह है। और इस पानी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो सकता है, यहाँ पे अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है, आरएनए हो गया, पॉलीसेक्राइड्स हो गया, यहाँ पे पॉलीसेक्राइड्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिला। और ये बॉइल्ड हुआ। और ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो गैसेस लिए हैं, मीथेन इज टू अमोनिया इज टू हाइड्रोजन, ठीक है, इनका जो रेशियो होगा 2:1:2 होगा। मीथेन इज टू नाइट्रोजन, अमोनिया इज टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2:1:2। और टेम्परेचर कितना है, 800 डिग्री सेल्सियस है। ये अर्थ का टेम्परेचर था। पहला हमारा अर्थ कैसा था, रिड्यूसिंग था। मैं इसको लिखवाती हूँ यहाँ पे। पहले जो हमारा अर्थ था वो कैसा था, हमारा जो अर्थ था वो कैसा था, वो रिड्यूसिंग था, मतलब कि कोई ऑक्सीजन नहीं था। तो हमारा जब अर्थ रिड्यूसिंग था उस समय जब पहली बार लाइफ जो आया, लाइफ एरोजेस, जो लाइफ आया होगा वो कैसा होगा, वो होगा, हम बोल सकते हैं एन ऑक्सीजेनिक लाइफ होगा। एन ऑक्सीजेनिक लाइफ होगा। एन ऑक्सीजेनिक लाइफ में क्या होगा, सबसे पहले सिंगल सेल बना, मतलब सबसे पहले हमारे प्रोकैरियोट्स बने होंगे। सबसे पहले कौन बने होंगे, प्रोकैरियोट्स बने होंगे। प्रोकैरियोट्स में भी सबसे पहले कौन होगा, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया बना होगा। फिर कौन बना इसके बाद, इसके बाद हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ, कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बने होंगे, जिसमें हम लोग पर्पल बैक्टीरिया बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे अब क्या बनेगा, यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉपिक के बाद हमारे फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बने होंगे, ठीक है। एंड अब हमारा जो अर्थ है उस पर क्या आ गया, धीरे धीरे ऑक्सीजन आ गया। तो इस समय क्या हो गया, हमारा ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीजन से भरा हुआ हमारा एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा बनेगा फोटो ऑटोट्रॉपिक, एक सेकेंड, 1 मिनट, ये फोटो ऑटोट्रॉपिक जो है ये बैक्टीरिया की हमारे ऑक्सीडाइजिंग में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको रफ करके यहाँ पे लिखती हूँ, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जिसमें कौन आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इनसे ही क्या निकला, पहली बार ऑक्सीजन निकला। तो ऑक्सीजन निकला तो हमारा अब एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। देखिए पहली बार जो अर्थ है हमारा वो कैसा था, रिड्यूसिंग नेचर का था। एन ऑक्सीजनिक लाइफ आएगा, मतलब ऐसे लाइफ आएंगे जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। प्रोकैरियोट्स आए होंगे, सबसे पहले हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आए होंगे, फिर कीमो ऑटोट्रॉपिक आए होंगे, कि ऐसे बैक्टीरिया जो क्या खा रहे हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं केमिकल्स को खा खा के अपनी एनर्जी बना रहे हैं, जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे पर्पल बैक्टीरिया हो गया। तो ये आए। इसके बाद हमारे फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो क्या कर रहे हैं, लाइट के प्रेजेंस में खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होगा तब ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, इसके बाद धीरे 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 करके लाइफ इवॉल्व हुआ। आगे देखते हैं हम लोग इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म अ थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जो इवोल्यूशन है लाइफ फॉर्म का एक कहानी है, थ्योरी के थ्रू पढ़ते हैं। कन्वेंशनल रिलीजन लिटरेचर टेल अस अबाउट द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। पहले के समय पे लोग ऐसा मानते थे, अपनी किताबों में लिखते थे, अपने रिलीजियस लिटरेचर में लिखते थे कि जो हमारी लाइफ है जो यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है उनके बारे में, और इसको क्या बोलते थे, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। की कुछ यहाँ पे स्पेशल, यहाँ पे सुपर पावर्स, यहाँ पे बोल सकते हैं कि भगवान ने कुछ इतना स्पेशल बनाया, कुछ अपने से स्पेशल क्रिएट किया है। देखिए यहाँ पे दिस थ्योरी हैज़ 3 कोनोटेशन। ये थ्योरी यहाँ पे जो स्पेशल क्रिएशन की जो बातें हैं 3 हैं, ठीक है। पहला 1 दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज और टाइप दैट वी सी टुडे आर क्रिएटेड सच। बोला गया है कि जो हम अपने आसपास जितनी भी टाइप के प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म, स्पीशीज देखते हैं, ये जैसे आज है वैसे ये पहले भी थे, पास्ट में भी थे। सेकेंड that all the diversity was always the same since the creation and will be same in future। दूसरी बात कही जा रही है कि जो डाइवर्सिटी, आप जो विभिन्नताएं अभी भी देख रहे हैं, ये पहले भी थे और ऐसा फ्यूचर में भी होने वाला है। कोई भी स्पीसीज खत्म नहीं होगी, जैसे बना हुआ था आज भी वैसे रहेंगे और आगे फ्यूचर में भी रहेंगे।
बात तो एकदम गलत लग रही है, देखिए। थर्ड, द अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड। जो हमारा अर्थ है वो 4000 साल पुराना है, ठीक है। जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये कहते थे कि 6 दिन के अंदर में ही ना सारी चीज़ें बन गई। पहले दिन में ये बना होगा, दूसरे दिन में ये, तीसरे दिन में, और 6th डे में भगवान ने इंसानों को बना दिया। उनका ये था कि हर एक रिलीजन बुक में ये लिखा हुआ था 6 दिन में, 7 दिन में ही क्या हुआ, लाइफ की फॉर्मेशन हो गई। पहली बात ये कहते थे कि जो भी आपने स्पीसीज देख रहे हैं, चाहे जितने भी टाइप के लाइफ फॉर्म्स देख रहे हैं, जैसे ये आज है ऐसे ये पहले भी थे, ठीक है। दूसरा कि जो भी डाइवर्सिटी आप आज देख रहे हैं जैसे क्रिएटेड है, ऐसे फ्यूचर में भी रहने वाले हैं। और जो हमारा अर्थ है सिर्फ 4000 साल पुराना है, ठीक है। ऑल दिस आइडिया वी आर स्ट्रांगली चैलेंजेड ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। हाँ, और ये सारी आइडियाज़ को, इन सारी बातों को लोग 19th सेंचुरी में सत्य मानते थे कि सही बात है ये। लेकिन हुआ क्या, एक साइंटिस्ट थे मैथलस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एस्से लिखा किस पे, पॉपुलेशन के ऊपर। जब पॉपुलेशन के ऊपर एस्से लिखा तो हमारे जो चार्ल्स डार्विन थे, ठीक है, उस समय, और दूसरी तरफ हमारे थे अल्फ्रेड वेलेस, इन्होंने उस एस्से को पढ़ा, ठीक है। दोनों इन्फ्लुएंस्ड हुए एस्से से, और ये लोग अपने अपने जहाज़ लेकर समुद्र यात्रा पे निकल चुके थे। जो चार्ल्स डार्विन थे, इनके शिप का नाम था HMS बीगल, ठीक है, और इन्होंने अपनी यात्रा पैसिफिक ओशन की तरफ की। लेकिन जो हम अल्फ्रेड वेलिस की बात करते हैं, उनके जहाज़ का नाम कुछ दिया नहीं है, वो अपनी यात्रा हो सकते हैं इंडियन ओशन की तरफ करने निकल गए। चार्ल्स डार्विन पहुंचते हैं गैलापागोस आइलैंड के पास, ठीक है, छोटे छोटे टापू थे पैसिफिक ओशन पे। और जो हमारे अल्फ्रेड वेलिस थे, ये पहुंच चुके थे हमारे मलाई आर्टिपिचो आइलैंड के पास। तो वहाँ पे उन्होंने जो देखा और उन्होंने सेम ऐसा लिखा, और उसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो बस हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, देखिए। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द सी वॉयेज इन द sail ship called the HMS Beagle round the world, Charles Darwin concluded that the existing life forms share similarity to varying degree not only among themselves but also with the life form that existed million year ago, ठीक है। जब चार्ल्स डार्विन किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, एक एस्से पढ़ के पॉपुलेशन पे। एस्से में क्या था कि जो रिसोर्सेज है ना, ये ज्योमेट्रिकली बोल सकते हैं, जो रिसोर्सेज हैं ये क्या है, ज्योमेट्रिकली बोल सकते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। बट जो पॉपुलेशन है ये क्या होगा, उससे भी ज़्यादा अर्थमेटिकली बढ़ रहा है। लेकिन रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, और जो पॉपुलेशन है उसको भी स्टेबल करना पड़ेगा। स्टेबल करने का मतलब ये है कि उनके बीच में क्या है, कंपटीशन होगा, ठीक है, सीजनल फ्लक्चुएशन को छोड़ के, कि उनमें कंपटीशन होगा, और रिसोर्सेज के लिए हमेशा क्या होगा, कंपटीशन होगा, जिससे वैसे पॉपुलेशन हमारा क्या होगा, स्टेबल फॉर्म में होगा। तो ऐसे में यही था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ता है, बट क्या होता है ना कि जब सामान लिमिटेड है तो उसके लिए क्या होता है, कंपटीशन होता है, जो जीतेगा उसी का सामान हुआ। तो इसकी वजह से अब बोला गया कि इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए चार्ल्स डार्विन। तो अपने जहाज़ लेके HMS बीगल को लेकर कहाँ पहुँच चुके हैं, ये पहुँच चुके हैं पैसिफिक ओशन में, ठीक है, गैलापागोस आइलैंड पे पहुँच चुके हैं। और ये बताते हैं कि जो लाइफ है, जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है जो अभी है, वो सिमिलरिटी दिखाती है, लेकिन वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं उन्हीं में। इसके अलावा बोलते हैं कि जो लाइफ एग्जिस्ट हो चुके हैं मिलियंस ईयर एगो, उनसे भी सिमिलरिटी है, कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं कि जो लाइफ यहाँ पहले रहा होगा, जो ख़त्म हो चुका है, उनमें भी सिमिलरिटीज़ होगी, उनसे भी डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। मेनी सच लाइफ फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, ठीक है, और बहुत सारी ज़िंदगी ऐसी भी है कि जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। There had been extension of the different life form in the year gone by, just a new form of life arises at different period of the history of the earth। बोला गया है कि जब धीरे धीरे समय बीतता गया हमारे अर्थ पे, ठीक है, तो जो बहुत सारी जिंदगियां थी वो खत्म हो गई, बहुत ज़्यादा स्पीसीज रहे होंगे जो धीरे धीरे खत्म हो गए, विलुप्त हो चुके हैं, और न्यू फॉर्म के जो लाइफ हैं वो भी क्या हुए, एरोज हुए हैं डिफरेंट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ठीक है। देयर हैज़ बिन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म, यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे विकास हुआ है, जिसकी वजह से हम लाइफ को देख पा रहे हैं। एनी पॉपुलेशन, बोला गया है एनी पॉपुलेशन बिल्ट अ वेरिएशन कैरेक्टरिस्टिक, कोई पॉपुलेशन रहा होगा उसके अंदर वेरिएशन, उसके अंदर चेंजेस देखने को मिले होंगे। Those characteristics which enable some to survive better in natural condition, climate, food, physical factor, etc. would outbreed other that are less invited to survive under such natural conditions। बोला गया है
कि कुछ पॉपुलेशन ऐसी रही होंगी जिसके अंदर आपको चेंजेस, आपको वेरिएशन देखने को मिले होंगी। एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिससे जो स्पीसीज़ है या जो ऑर्गेनिज्म है उसको सर्वाइव करने में मदद कर रहा है। जैसे नेचुरल कंडीशन क्या है, क्लाइमेट का हो सकता है, फूड का हो सकता है, फिजिकल फैक्टर हो सकता है, इसमें उसको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा। ठीक है। Another word used is the fitness of individual और population। डार्विन ने एक इस्तेमाल किया वर्ड जिसका मतलब है फिटनेस। फिटनेस से इनका मतलब क्या था, एक इंडिविजुअल के लिए भी फिटनेस शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है, पॉपुलेशन के लिए भी किया है। इंपॉर्टेंट। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू द डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली एंड ओनली टू द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो फिटनेस के बारे में डार्विन बोलते हैं कि उनका यही कहने का उद्देश्य है कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, वही क्या है, इस धरती पे या इस अर्थ पे फिट है। ठीक है। हेंस दोज हु आर बेटर फिट इन इन्वायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी देन अदर। ठीक है। जो ज़्यादा से ज़्यादा फिट हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्ट कर चुके हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं, वही इस इन्वायरमेंट में फिट है। दिस देयरफॉर विल सर्वाइव मोर एंड हेंस आर सेलेक्टेड बाई नेचर। ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करेंगे और नेचर उन्हें खुद सेलेक्ट करता है। He called it a natural selection and implied to the mechanism of evolution। ठीक है। इन्होंने बोला कि कोई पॉपुलेशन है जिसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है, और ये जो वेरिएशन है ये किसके लिए है, ये वेरिएशन है इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, जैसे क्लाइमेट के लिए हो सकता है, फूड के लिए हो सकता है, किसी फिजिकल फैक्टर के लिए हो सकता है, बरसात ज़्यादा हो रही है, सूखा पड़ रहा है, अगर ऑर्गेनिज्म उस जगह अपने आप को सर्वाइव कर लिया, ठीक है, और आगे चल के वो और भी सारे बच्चे पैदा कर रहा है, मीन्स वो फिट है, सेक्सुअली फिट है, आके बच्चे पैदा कर रहा है, तो नेचर उसे खुद सेलेक्ट करेगा, नेचर खुद चाहेगा कि तुम रहो, सर्वाइव करो। तो इन्होंने उसको कहा है कि नेचुरल सिलेक्शन। इनका यही उद्देश्य था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है ये बताता है कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इवोल्यूशन होने का। इनका यही कहना है कि जो कोई भी पॉपुलेशन होगा या कोई इंडिविजुअल होगा उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा, ये जो वेरिएशन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आगे की तरफ जाएगा, और जिसकी वजह से जो स्पीसीज है, जो पॉपुलेशन है, जो इंडिविजुअल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिट होगा और नेचर उसे सेलेक्ट करेगा। इसी को उन्होंने कहा नेचुरल सिलेक्शन। लेट अस ऑल्सो रिमेंबर दैट द अल्फ्रेड वेलिस, हम अभी बात किए थे अल्फ्रेड वेलिस के बारे में, नेचुरलिस्ट। ये क्या है, नेचुरलिस्ट है, नेचर से लव करते हैं, हु वर्क इन मलाय आर्चिपेलागो एंड हैड ऑल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम। ठीक है, जो अल्फ्रेड वेलिस थे ये भी माल्थस के ऐसे से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुए थे, और ये भी अपनी जहाज़ लेके कहाँ चले गए थे, ये चले गए थे इंडियन ओशन की तरफ। किस आइलैंड पे गए थे, इसका नाम लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, मलाई आर्चिपेलागो आइलैंड पे गए थे। इन्होंने भी सेम कंक्लूजन पे आए कि नेचर ही सिलेक्ट करता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अडॉप्ट कर पाएगा, हर कंडीशन में नेचर उसे सिलेक्ट करेगा और वही आगे चल के बोल सकते हैं सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो ये भी सेम कंक्लूजन पे ही आए थे। In due course of the time, apparently new type of the organism are recognizable। ठीक है, उसी दौरान क्या हुए, उस समय नए नए ऑर्गेनिज्म को क्या देखा गया, रिकोगनाइज किया गया, ठीक है, पहचाना गया। All the existing life form share similarity and share a common ancestor। जितने भी existing life form है, जो भी अभी लाइफ फॉर्म दिख रहे हैं, ये एक दूसरे से कुछ ना कुछ सिमिलरिटी शेयर कर रहे हैं और इनके एंसेस्टर भी कॉमन रहे होंगे। However, these ancestors were present at different period in the history of life, epoch, periods and era। बोला गया है कि जो इनके एंसेस्टर हैं ये डिफरेंट पीरियड्स में रहे होंगे हिस्ट्री ऑफ अर्थ पे। देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं साल बहुत बड़ा होता है, ईयर सबसे ज़्यादा, फिर मंथ होता है, फिर मंथ में भी हम लोग फिर डे देखते हैं, डे के बाद हम टाइम को डिसाइड करते हैं। तो वैसे ही सबसे ज़्यादा अगर हिस्ट्री ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो सबसे बड़ा युग होता है, एरा होता है, फिर पीरियड्स होते हैं, फिर इपोक्स होते हैं। तो बोला गया है कि जो एंसेस्टर्स हैं ये डिफरेंट पीरियड इन जो हिस्ट्री है अर्थ की, वहाँ पे डिफरेंट पीरियड्स में रहे होंगे। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ क्लोजली को रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो हमारे अर्थ की कहानी है, जो हमारे अर्थ की हिस्ट्री है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल या मैच कर रही है, मेल जोल कर रही है, मैच कर रही है किसके साथ, बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। किस तरीके से लाइफ की ओरिजिन हुई, जब अर्थ बना तो कैसे अर्थ में लाइफ की धीरे धीरे ओरिजिन हुई। ठीक है, अ कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट द अर्थ इज वेरी ओल्ड, नॉट थाउजेंड ऑफ ईयर एज वॉज थॉट अर्लियर बट द बिलियन ऑफ ईयर्स। एक कॉमन कंक्लूजन पे ये हम लोग पहुँच चुके हैं कि जो हमारा अर्थ है बहुत ज़्यादा पुराना है, ना कि 1000 साल बल्कि कई बिलियन, कई करोड़ साल पुराना है। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट आर द एविडेंस, कौन कौन से ऐसे एविडेंस हैं फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन के लिए एविडेंस हम लोग ढूंढने गए हैं। देखिए यहाँ पे, एविडेंस दैट
evolution of life form has indeed taken place in on the earth has come from many quarter। ठीक है, जो हम एविडेंसेस की बात करते हैं कि कैसे लाइफ फॉर्म होंगे, कैसे हमें पता चला कि ज़िंदगी यहाँ पे भी रही होगी, कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे क्या क्या मैकेनिज्म रहे होंगे, तो एविडेंस के बारे में पूछ रहे। जैसे पहला एविडेंस क्या है, फॉसिल। फॉसिल का मतलब ये होता है कि बहुत पहले कोई ऑर्गेनिज्म था, मर चुका, दफन हो चुका, लेकिन उसके कुछ हड्डी या कुछ उसके अवशेष रह चुके हैं, कुछ उसके सब्सटेंस रह चुके होंगे, ठीक है, अर्थ पे, तो हम उससे पता लगाते हैं फॉसिल। फॉसिल्स आर रिमेन ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म फाउंड इन द रॉक। ठीक है, जो फॉसिल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, वो दब के मर गया होगा। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है ये, ठीक है, इसकी डेथ हुई, अब ये ज़मीन पे कहीं गिरा, ठीक है, डेथ हुई, तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे 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 जब डेथ हुई तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, धूल कंकड़ मिट्टी सब आ गए, सब आ गए, सब आ गए। एक टाइम बाद यहाँ पे क्या हुआ, रॉक आ गया, ठीक है, फिर धूल मिट्टी धूल मिट्टी धूल मिट्टी आए, फिर यहाँ पे रॉक आ गया, फिर कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे डेथ हुई, फिर इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक ऑर्गेनिज्म यहाँ है, ये देखिए एक ऑर्गेनिज्म यहाँ मरा हुआ है बहुत पहले, ये क्या है, ये सब रॉक है, ठीक, यहाँ पे भी ये क्या है, रॉक है, ये कंडीशन में। फिर यहाँ पे क्या हुआ, धूल मिट्टी धूल मिट्टी धूल मिट्टी आई, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा सा रॉक है, ठीक। तो इस टाइप के ऐसे ऐसे यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म के फॉसिल देखने को मिले। Rock form sediments and cross section of the earth crust indicate the arrangement of the sediments one over the other during the long history of the earth। बोला गया है कि जो रॉक से आगे चल के धीरे 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 क्या बना रहे हैं, सेडिमेंट्स बना रहे हैं, फिर और समय बीतता जा रहा बीतता जा रहा, उसके ऊपर और रॉक आ रहे हैं, फिर सेडिमेंट्स बन रहा, फिर रॉक आ रहे हैं, ऐसे 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 हम लोग काफ़ी लंबे समय तक अगर अर्थ की हिस्ट्री में देखें तो हमें ऐसे देखने को मिलता है। Different aged rock sediment contain fossil of different life form who probably died during the formation of the particular sediment। ठीक है, जो डिफरेंट एज है किसकी, रॉक सेडिमेंट की। सबसे पुराना अगर इसमें देखा जाए, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म मर चुका है, यहाँ पे भी मर चुका है, लेकिन जो सबसे पुराना होगा वो रॉक से पता चल रहा है कि सबसे अंदर सबसे गहराई सबसे डेप्थ में कौन रॉक है, ये वाला, तो इसका मतलब सबसे पहले ये ऑर्गेनिज्म रहा होगा, फिर ये रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हम एज देखते हैं कि जो सेडिमेंट है कितना पुराना है, जो फॉसिल है ये कितना पुराना है, और जब ये मरा होगा उस समय कौन कौन से सेडिमेंट्स बने होंगे हम उससे पता करते हैं। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म। कुछ ये भी देखने को मिलते हैं कि ये मॉडर्न ऑर्गेनिज्म जैसे हैं। दे रिप्रेजेंट द एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल डायनासोर्स, जैसा कि ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो डायनासोर है ये तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उनके भी तो कई फॉसिल मिले होंगे, तो उस फॉसिल से हम पता लगा सकते हैं कि डायनासोर कितने ज़्यादा रहे होंगे, कितने फॉर्म में पाए गए होंगे, छोटा बड़ा, सबसे डेंजरस कौन रहा होगा, ये कैसे पता कर रहे हैं हम, फॉसिल से पता कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, A study of the fossil in different sedimentary layer indicate the geological period in which they are extended। ठीक है, अगर हम फॉसिल की स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर में, तो ये बताता है कि कब कब कौन कौन सी लाइफ एग्जिस्ट की होगी हमारे अर्थ पर, जियोलॉजिकल पीरियड पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कार्बन डेटिंग कर रही हूँ। एक मेथड ये है फॉसिल को डेट करने का, दूसरा क्या है यहाँ पे यूरेनियम डेटिंग करना। यूरेनियम क्या होता है, आगे चल के ये जो यूरेनियम है आगे चल के लेड में बदल जाता है, ठीक है। जब जो सबसे पुराना होगा उसमें क्या होगा, यूरेनियम को किस में बदलना है, लेड में बदलना, तो यहाँ पे लेड में बदल गया, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूरेनियम ही है। अभी ये धीरे धीरे क्या होता है, इनकी भी लाइफ फॉर्म होती है, ठीक है, हाफ लाइफ होता है कि आधे समय बाद ये आधा हो जाएंगे इनके लाइफ में। तो जो यूरेनियम है जब इसकी धीरे 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 लाइफ कंप्लीट होती है तो लेड में बदलता है, तो हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि जो लेड के फॉर्म में बन चुका है यूरेनियम, वो सबसे पुराना फॉसिल रहा होगा, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आया होगा जो अभी यूरेनियम ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसे हैं, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, अभी जल्दी के फॉसिल हैं। कार्बन डेटिंग में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, जो अगर बात करते हैं यहाँ पे कार्बन 14 की, तो ये कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे इनसे पता लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मेथड है, डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं जिससे हम लोग फॉसिल को स्टडी करते हैं कि कितने साल पुराने हैं, ठीक है, तब कब लाइफ रही होगी, कौन सा पीरियड चल रहा होगा अर्थ का, ठीक है। तो हम फॉसिल की स्टडी सेडिमेंट्री रॉक के लेयर से करते हैं, ठीक है, जो कि दिखाता है कि अर्थ का वो कौन सा पीरियड चल रहा था जब ये फॉसिल या ये जो लाइफ फॉर्म बना होगा।
The study show that the life form varied over time and certain life form are restricted to certain geological time span। ठीक है, ये स्टडी बताती है कि जो लाइफ फॉर्म होते हैं ये समय के साथ साथ धीरे धीरे सर्टन लाइफ फॉर्म बनते हैं और ये रिस्ट्रिक्टेड भी होते हैं जियोलॉजिकल टाइम के लिए। मतलब कि पहला जो सबसे पुराना होगा उसकी लाइफ कुछ और रही होगी, जब कुछ सालों बाद फिर देखा गया कि लाइफ कुछ और रही होगी। धीरे धीरे हम लोग सेडिमेंट्स के थ्रू पता कर सकते हैं। Hence new form of life have been arisen at different time in the history of the earth। इससे ये पता चलता है कि जो पुराना लाइफ फॉर्म होगा वो दिखने में कुछ अलग था, उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग रहे होंगे, और जो बीच में होगा जो बाद में देखा गया उससे उसके बाद जो आया उसके भी क्या होंगे, लाइफ थोड़ा सा इवॉल्व हुआ होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो नया लाइफ फॉर्म है वो हर एक डिफरेंट पीरियड में अर्थ की हिस्ट्री में अलग अलग देखने को मिली। ऑल दिस इज कॉल्ड द पैलेंटोटोनिकल एविडेंस। इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पैलेंटोटोनिकल एविडेंस बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फॉसिल की स्टडी करके, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक की स्टडी करके, सेडिमेंट्स की स्टडी करके हम ये पता लगाते हैं कि कौन से एरा में, कौन से पीरियड में अर्थ की हिस्ट्री में कौन सी लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी। डू यू रिमेंबर हाउ द एज ऑफ द फॉसिल आर कैलकुलेटेड। बिल्कुल, हम लोग कार्बन डेटिंग से कर सकते हैं, यूरेनियम की डेटिंग से कर सकते हैं। डू यू रिकलेक्ट द मेथड ऑफ रेडियो एक्टिव डेटिंग एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड द प्रोसीजर। बिल्कुल, जो कार्बन डेटिंग है, जब भी हाफ लाइफ यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है, जब भी हाफ लाइफ यहाँ पे कंप्लीट होगा तो क्या होगा, पहले कार्बन जितना अमाउंट रहा होगा वो अपने हाफ लाइफ में आधा हो जाएगा, फिर जब उसकी हाफ लाइफ आगे कंप्लीट होगी और आधा से आधा होता वो धीरे धीरे खत्म होता रहेगा। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से फॉसिल कब, किस एरा में, किस पीरियड में पाए गए हैं। तो इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पेंटोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। बाकी हम लोग एवोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन इसे कल पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पहला डिस्कस किया एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन की, जिसमें हम लोग फॉसिल की स्टडी करते हैं। जो फॉसिल होगा वो धीरे धीरे क्या हुआ, कोई ऑर्गेनिज्म मरा, वो धीरे धीरे दफन होता हुआ अंदर गया, ऊपर और सेडिमेंट्री रॉक आए, और भी लेयर्स आई, और धूल कंकड़ मिट्टी बने, फिर और रॉक आया और सेडिमेंट्स आया। तो धीरे धीरे जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म रहा होगा वो सबसे अंदर उसका फॉसिल मिलेगा। ठीक है, एक तो कार्बन डेटिंग हो गया जिससे हम पता कर सकते हैं, दूसरा होगा यूरेनियम। यूरेनियम अगर लेड में बदल गया तो इसका मतलब कि बहुत साल पहले या सबसे पुराना जो होगा हमारा ये फॉसिल रहा होगा, ये ऑर्गेनिज्म रहा होगा। अगर यूरेनियम अभी धीरे धीरे डिके कर रहा है तो इसका मतलब ये रिसेंटली में ये ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई है, ये फॉसिल अभी रिसेंटली का है। ठीक है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करके। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू सो मच।